हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी पार्ट 17 और आज की जो भी करंट अफेयर के न्यूज़ हैं वो मैं लेकर के आई हूँ द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम से। इसमें पहला न्यूज़ है ओडिशा ऑफर्ड 3 डिस्कॉम्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। ओडिशा ने अपनी 3 विद्युत इकाइयों को प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑफर किया है। सबसे पहले डिस्कॉम्स का फुल फॉर्म है स्टूडेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या विद्युत निर्माण करने वाली इकाइयां। तो अपनी 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने की बात उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। वो 3 इकाइयां हैं वेस्को। वेस्को का फुल फॉर्म है वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरी इकाई जिसके प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है दैट इज नेस्को। तो नेस्को का भी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसके बाद तीसरी इकाई जिसके प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है दैट इज साउथ को। और इन तीनों के प्राइवेटाइजेशन के लिए विनिवेश के इनके निजीकरण के लिए जो ऑफर किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, तो 2 कंपनियां सामने आई हैं जो इनको अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। वो कंपनी है टाटा एवं टाटा पावर एंड इंडिया पावर। इंडिया पावर कॉर्पोरेशन, इन दोनों के द्वारा इसके अधिग्रहण की बात की जा रही है। अदानी ग्रुप का भी नाम आ रहा है स्टूडेंट्स की। अदानी ग्रुप को भी इन प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑफर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कंफर्म किया नहीं है। इस न्यूज में एक चीज और मैं आपको बता दूं, ओईआरसी ओईआरसी के द्वारा ये प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है दैट इज ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इस कमीशन के द्वारा इन 3 इकाइयों के प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। तो अब स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्राइवेटाइजेशन किया क्यों जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ओडिशा डिस्कॉम के ऊपर ऋण का जाल बहुत ही ज्यादा हो गया है, ऋण का भार बहुत ही ज्यादा हो गया है, डेट बर्डन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। डेट बर्डन 4.5 ट्रिलियन चला गया है। तो ये करंट अफेयर हमारा स्टूडेंट करंट अफेयर के बारे में हमने ये देखा कि ओडिशा गवर्नमेंट अपने 3 डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। लेकिन अब इसके स्टैटिक पोर्शन पर अगर आप ध्यान दें तो स्टैटिक पोर्शन है कि प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा अंतर बता दूं स्टूडेंट्स। देखो, प्राइवेटाइजेशन तभी होता है जबकि चेंज ऑफ ओनरशिप होता है। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा अंतर है। डिसइन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं विनिवेश, और प्राइवेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं निजीकरण। मान लो कि सरकार के पास कोई इकाई है जिसमें 100 शेयर्स हैं। अगर 100 शेयर्स में से सरकार 49% शेयर बिक्री कर देती है प्राइवेट कंपनीज को, तो भी इसे निजीकरण नहीं कहा जाएगा, इसे विनिवेश कहा जाएगा। क्योंकि जब तक 50% से ऊपर के शेयर सेल नहीं किए जाते हैं तब तक ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। ये जो कंपनी है इसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में सरकार की ही मेजॉरिटी रहेगी, ठीक है। और अगर सरकार 51% शेयर को डिसइन्वेस्ट कर देती है या प्राइवेट को सेल कर देती है, तब हम कहते हैं कि ये निजीकरण है। So disinvestment is the process of privatization. विनिवेश निजीकरण की प्रक्रिया है। अगर 51% शेयर सरकार बेच देती है तो हम कहते हैं कि स्वामित्व या ओनरशिप जो है वो प्राइवेट के हाथों में आ गया है। तो प्राइवेटाइजेशन तभी होता है जब चेंज ऑफ ओनरशिप होती है।
और चेंज ऑफ ओनरशिप कब होती है स्टूडेंट? जब 51% शेयर्स बेचे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में विनिवेश की बात कब से की जा रही थी। 1980। अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। 1980 में बहुत सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लॉस में चल रही थी, लॉस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा भी निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनके द्वारा भी निजीकरण के प्रयास किए गए थे। लेकिन मुख्यतः हम सभी को याद है 1991 का वो एरा जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का मॉडल आया था। उस वक्त वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया था? प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा इसलिए आया था स्टूडेंट, दो बातें सरकार के द्वारा कही गई थी निजीकरण के पक्ष में। निजीकरण के पक्ष में दो बातें जो बहुत ही मुख्य थी वो क्या थी? पहला था शिफ्टिंग ऑफ रिस्क टू पब्लिक सेक्टर, टू प्राइवेट सेक्टर। सरकार का कहना था कि बहुत सारी इकाइयां जो है वो काफी लॉस में चल रही हैं, और जो इकाइयां लॉस में चल रही हैं उन सारी इकाइयों को चलाने में जो रिस्क है उसको सरकार निजी हाथों में देना चाहती है। दूसरा, ये तो पहला आर्गुमेंट हो गया निजीकरण के बारे में। दूसरा आर्गुमेंट सरकार ने दिया टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट, द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट। सार्वजनिक ऋण के भार को कम करने के लिए सरकार के द्वारा विनिवेश की प्रक्रिया को अपनाया गया। सार्वजनिक ऋण सरकार क्यों लेती है? पब्लिक डेट सरकार क्यों लेती है? जब सरकार का जो रेवेन्यू होता है वो कम हो जाता है। सरकार को दो तरह से इनकम होती है, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। सरकार बहुत सारे टैक्सेस लगाती है तो सरकार की जो रेवेन्यू है वो कम हो जाती है और सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो सरकार को क्या होता है? बजटीय घाटा या बजटरी डेफिसिट हो जाता है। इस बजटीय घाटे या बजटरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाती है या डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश की प्रक्रिया को अपनाती है। तो उस वक्त ये दो लॉजिक दिए गए कि अगर हम विनिवेश करेंगे तो उस पैसे से हम अपने पब्लिक डेट के बर्डन को भी कम कर पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट उस वक्त ये एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया गया, और एलपीजी मॉडल अडॉप्ट कर तो लिया गया लेकिन सरकार को ये कंफर्म नहीं था कि करना क्या है। तो पहली रिपोर्ट आई डिसइन्वेस्टमेंट पे, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करना है या डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट रिपोर्ट ये सजेस्ट करने के लिए कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो कितना, और प्राइवेटाइजेशन करना है या नहीं करना है। तो फर्स्ट रिपोर्ट ऑन डिसइन्वेस्टमेंट 1993, और ये आई थी श्री रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी की ये रिपोर्ट थी जिसमें रंगराजन कमेटी ने सरकार को सजेस्ट किया था कि कितना विनिवेश करना चाहिए। उनका कहना था 49% से ज्यादा विनिवेश नहीं करना चाहिए, और 49% से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट अगर नहीं होता है तो ओनरशिप चेंज नहीं होती है और हिस्सेदारी सरकार के पास रहती है, ओनरशिप सरकार के पास रहती है, उस कंपनी पे सरकार का मालिकाना हक होता है। दूसरी बात जो कही गई, नो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक यूनिट। स्ट्रैटेजिक यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? जो कि सामरिक महत्व के होते हैं, जैसे हमारा इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, या न्यूक्लियर पावर। तो इन सभी जो भी स्ट्रैटेजिक यूनिट हैं उनका बिल्कुल भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये दो बातें मुख्यतः इस रिपोर्ट में कही गई रंगराजन कमेटी के द्वारा। इसके बाद 1999 में 18 मार्च 1999 में सरकार के द्वारा पहली बार अपने उद्योगों को दो भागों में बांटा गया, स्ट्रैटेजिक यूनिट और नॉन स्ट्रैटेजिक यूनिट।
स्ट्रैटेजिक यूनिट जो कि अपने देश की सुरक्षा के लिए काफी महत्व रखते हैं, और उसके अलावा जो भी हैं वो नॉन स्ट्रैटेजिक यूनिट। इसके बाद जो तीसरा कदम उठाया गया वो 2005 में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना की गई। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, राष्ट्रीय निवेश कोष। इस फंड की स्थापना इसलिए की गई कि जो भी विनिवेश से राशि प्राप्त होती है उस राशि को इसमें डाला जाए, और राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में ये जितने भी पैसे होते हैं उस पैसे को सरकार यूज कहाँ करती है, तो अपने बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए इस फंड में से सरकार के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है। अब देखो, सबसे मेन बात है कि विनिवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पे अगर बताया जाए तो मैं दो बातें बोलूंगी। सबसे पहले कि आप जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में विनिवेश की राशि को रखते हो, इस राशि का उपयोग अपने बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश किया गया है, इस पैसे को अगर हम उसके ही डेवलपमेंट, उसके ही प्रोग्रेस में लगाएं तो ज्यादा सही होगा। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आते हैं उसका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा, प्रॉफिट मेकिंग जो इकाइयां हैं, जो सार्वजनिक इकाइयां प्रॉफिट मेकिंग है, जो अभी भी प्रॉफिट दे रही हैं, उनका विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग PSUs का नो डिसइन्वेस्टमेंट। दीज आर द सजेशन। ठीक है, जैसे स्टूडेंट 2018-19 की मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के 19% शेयर को डिसइन्वेस्ट किया गया, विनिवेश किया गया। ONGC के भी 43% शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। साथ ही भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल के भी 3.15% शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। तो ये सारे जो हैं, भेल काफी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सरकार की चल रही है, लेकिन फिर भी इनका डिसइन्वेस्टमेंट कर करके, और डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आते हैं उस पैसे को इसी इकाई के डेवलपमेंट पे अगर प्रयोग किया जाए तो वो ज्यादा सही होगा। लेकिन सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए भी विनिवेश का रास्ता अपनाती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन। दूसरा न्यूज है, ई कॉमर्स में सी 50% राइजिंग सेल। अब देखो, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 के समय काफी प्रॉब्लम हो रही है। कोविड-19 के समय हम लोगों में से कोई भी बाहर निकल करके ना तो सामान खरीदने जा रहे हैं, हम लोग सारे ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। तो ये क्या है? ये है ई कॉमर्स। बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी का नाम आप लोग जानते होंगे, मिंत्रा है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है। तो ये सारे और भी बहुत ही फेमस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के समय में हम सारी चीजें ऑनलाइन खरीद रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो इस फेस्टिवल सीजन में कहा जा रहा है कि इनका जो सेल होगा $7 बिलियन से बढ़ेगा। ई कॉमर्स काफी आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। तो स्टूडेंट, इसके बारे में हम देखें, ई कॉमर्स है क्या? जो ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन में मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के मेथड्स क्या है। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर, हम अपने पैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ट्रांसफर करते हैं, तो उसका ये 3 मेथड है। पहला है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दूसरा है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और तीसरा है IMPS। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला हम बात करते हैं RTGS। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जैसा इसका नाम है, रियल टाइम, आप जब पैसे भेजते हो तो आपको एक बार में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। RTGS की शुरुआत 2004 में RBI के द्वारा की गई थी। 2019 में इसको रीस्ट्रक्चर किया गया। RTGS के द्वारा आप मिनिमम 2 लाख रुपए भेज सकते हो, और मैक्सिमम आप कितने भी पैसे RTGS के द्वारा भेज सकते हैं। और RTGS की सुविधा सरकार के द्वारा 24/7 कभी भी RTGS के माध्यम से आप पैसे भेज सकते हैं। और फंड ट्रांसफर में पहले जो इस पर फीस लगती थी, उस फीस को भी सरकार ने माफ कर दिया है। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT भी 24/7 सुविधा दे रही है। NEFT के द्वारा आप मिनिमम 1 रुपया भेज सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप भेज सकते हैं, और 50,000 पर ट्रांसफर। अब देखो स्टूडेंट, इससे पैसे जो भेजे जाते हैं एक बार में 50,000 ही पेमेंट होता है।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में एक बार में 2 लाख रुपए आप भेज सकते थे, लेकिन एनईएफटी में एक बार में 50,000 फिर 50,000 कर करके 4 किस्तों में 2 लाख ट्रांसफर होता है, इसलिए आरटीजीएस को कहा जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तीसरा है आईएमपीएस। आईएमपीएस जो है स्टूडेंट, आईएमपीएस भी पैसे भेजने की एक टेक्निक है जिसको 2010 में लाया गया था। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इसकी सुविधा भी स्टूडेंट 24/7 है और इससे आप मैक्सिमम 2 लाख तक की राशि भेज सकते हैं। यूपीआई, यूपीआई के द्वारा फंड ट्रांसफर होता है, आप अपने मोबाइल से यूपीआई की पेमेंट करते हैं। आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पता नहीं है कि यूपीआई क्या है, ठीक है। यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2016 में, और ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। एनपीसीआई के बारे में मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, एनपीसीआई को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट। आप जितने भी रिटेल पेमेंट करते हो, चाहे वो यूपीआई के थ्रू करो या भीम ऐप से करो, ये सारे एनपीसीआई के अंतर्गत आते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, और इसको हम कहते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। एक छतरी की तरह ये सारे ऑनलाइन पेमेंट को देखता है, ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को देखता है। इसकी शुरुआत की गई थी स्टूडेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंकर एसोसिएशन के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर के एनपीसीआई को स्टार्ट किया, और भारत में 10 बैंक हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। 10 बैंक्स टू प्रमोट एनपीसीआई। इसको प्रमोट करने में सबसे आगे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एनपीसीआई को अपनाया जा रहा है, सारे ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट के लिए इसका यूज किया जा रहा है। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड सिटी बैंक। इन सभी के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है एनपीसीआई। और एनपीसीआई क्या है, ये सारे पेमेंट सेटलमेंट को देखता है, चाहे वो आपका आईएमपीएस हो या फिर भीम ऐप हो या फिर आपका गूगल पेमेंट हो, ये सभी को एनपीसीआई देखता है। अगली जो न्यूज है स्टूडेंट, दैट इज इंडिया रैंक्ड 116 इन वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत को 116 स्थान दिया गया है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है स्टूडेंट, वो पहले इंडिया का जो 2018 में इंडिया को जो स्कोर मिला हुआ था दैट वाज 0.44, और अभी 2020 में जो इंडिया की स्कोरिंग की गई है दैट इज 0.49, मतलब लगभग 0.5 तक है। 1% अगर हो जाता है तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में आप नंबर 1 पे आ जाते हो। तो अभी इंडिया को पॉइंट दिया गया है 0.49। तो स्टूडेंट ये है करंट अफेयर। अब इसका हम स्टैटिक पोर्शन देखें। वर्ल्ड बैंक स्टूडेंट है क्या? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इसलिए लाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सारी कंट्रीज आपस में लड़ चुके थे तो उनको अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की जरूरत महसूस हुई। तो 1945 में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया और 2 ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, दैट वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जिनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसको कहा गया आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या था? रिकंस्ट्रक्शन, मतलब वॉर से जो क्षति पहुंची थी, जो लॉस हुआ था, उसको दोबारा से बनाना था, उसका पुनर्निर्माण करना था और विकास करना था। तो विश्व बैंक का जो मुख्य काम है वो है पुनर्निर्माण और विकास, इसलिए कहा जाता है इसको अंतरराष्ट्रीय बैंक
पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD। अब स्टूडेंट, जब भी हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो हम दो संस्थाओं को मिला करके बोलते हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इन दोनों को मिला करके हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात आती है तो उसमें IBRD, ICSID, IFC, IDA और मिगा, इन पांचों को मिला करके हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में मैं आपको बताऊं। पहला है IFC। IFC की स्थापना हुई थी स्टूडेंट 1956 में। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका काम है प्राइवेट सेक्टर को पूंजी प्रदान करना, प्राइवेट कंपनीज को ये फाइनेंस करता है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसको कहा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो। सॉफ्ट लोन विंडो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा जो लोन दिया जाता है वो काफी कॉन्सेशनल रेट पे होता है, रियायती दर पे होता है और काफी लंबे समय के लिए होता है। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को हम सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। और IFC प्राइवेट कंपनीज को, किसी भी देश की प्राइवेट कंपनी को ये फाइनेंस करता है। तीसरा है मिगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो उस ट्रेड में गारंटर की तरह ये काम करता है मिगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट दो देशों के बीच में होता है तो उसकी सेटलमेंट के लिए ICSID काम करती है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी 3 करंट अफेयर की न्यूज जो मैं आपको बता रही हूँ और ये स्टूडेंट बिल्कुल जारी रहेगा आगे भी आप लोगों के लिए। और एक अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं, मैं UGC नेट के लिए बैच स्टार्ट कर रही हूँ। UGC नेट के लिए मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सितंबर 28 से और इसमें शामिल होने के लिए स्टूडेंट आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर। और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए भी अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही UPSC के लिए भी अगर इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही और ये कड़ी लगातार जारी रहेगी जिसमें मैं करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन दोनों का ध्यान आप लोगों के लिए रखती हूँ। तो आज के लिए इतना ही।